नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में नई उत्पाद नीति के अनुसार आज से शराब की बोतलें क्यूआर कोड के साथ बिकेंगी। इससे पहले कल 1 मई को राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया था। राज्य के सभी 5 प्रमंडल के लिए अब तक केवल 2 ही थोक विक्रेता को टेंडर मिल सका है, तो शराब बिक्री से राजस्व बढ़ेगा। और झारखंड में आज से नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी, क्यूआर कोड के साथ शराब बिकेगी। इससे पहले कल 1 मई को राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया था। सभी 5 प्रमंडल के लिए अब तक केवल 2 ही थोक विक्रेता को टेंडर मिल सका है, जिसके बाद थोक विक्रेता तलाशने के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया है, जिनके लिए 13 मई तक टेंडर भरने का अंतिम तारीख भी रखी गई है। राज्य में झारखंड बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 6 गोदामों से पूरे राज्य में शराब की आपूर्ति होगी। ये गोदाम भी चिन्हित कर लिए गए हैं। राज्य भर में 1564 दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन कई जिलों में दुकान उत्पाद विभाग ने खोज नहीं पाई। ऐसे में आज से केवल 1100 दुकानें ही खुल पाएंगी। नई नीति से शराब बिक्री के जरिए राज्य सरकार शराब से मिलने वाले राजस्व का दायरा बढ़ाने में जुटी है। अभी शराब से 1800 करोड़ का राजस्व मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। तो आज से झारखंड में बिकने वाली शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड लग जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नकली शराब की बिक्री पर रोक लग सकेगी। आपको बताते चले कि आखिर ये क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये एक वर्गाकार बारकोड होता है, जिसकी खोज जापान में हुई थी। ये बारकोड हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह होता है। दरअसल क्यूआर कोड इमेज बेस्ड हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है, जिसमें अधिक जानकारी स्टोर की जा सकती है। इसमें छोटे वर्गाकार बॉक्स में पैटर्न बना होता है, जिसमें उत्पाद के बारे में जानकारी दी जाती है। कोड के पीछे यूआरएल जड़ा होता है, जिससे स्कैन कर वेबसाइट के यूआरएल में पहुंचते हैं, जहां से कंपनी और उत्पाद के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। इस कोड को आसानी से कैप्चर और स्कैन किया जा सकता है। ये मशीन रीडेबल लेबल्स होते हैं, जिन्हें टेक्स्ट के मुकाबले कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। तो आज से झारखंड में क्यूआर कोड के तहत शराब की बिक्री होगी। नई उत्पाद नीति के तहत आज से शराब की बिक्री होगी। झारखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए ये नई उत्पाद नीति की शुरुआत करने जा रही है और आज से इसकी शुरुआत की जाएगी। और झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तक प्रति होलसेल दुकान के लिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा नहीं की गई है और बिना सिक्योरिटी के ही लाइसेंस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नियमावली में रिटेल में शराब की बिक्री पर 3% मार्जिन फिक्स किया गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इस मार्जिन को 9% तक कर दिया गया है। तो इस नई नीति पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सूचना ये मिल रही है कि होलसेल लाइसेंस निर्गत कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी अभी तक जमा नहीं किया है। इसी प्रकार से प्लेसमेंट एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी सभी जिला के लिए दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उन लोग अपना गारंटी मनी जमा नहीं किया। इसके लिए विभाग ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा 15 मई तक ये जमा करने का आदेश दिए हैं, कि जबकि नियम में होता है कि बिना ये सारा कंप्लायंस किए हुए लाइसेंस इशू नहीं हो सकता है। और देखिए, इधर बीजेपी ने नई नीति से शराब की बिक्री में चौतरफा लूट का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि शराब के लिए होने वाले ठेके में छत्तीसगढ़ की कौन सी कंपनी को जिम्मा मिलेगा। तो बीजेपी ने जाहिर तौर पर आपत्ति जाहिर की है कि शराब के लिए ठेके में पहले से कंपनियों का नाम तय किया गया है। बाबूलाल मरांडी की ओर से यह बयान दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कंपनियों के लिए टेंडर की सेटिंग का आरोप लगाया है बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए। खास कंपनियों को ही टेंडर दिया गया। बाबूलाल मरांडी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि खास कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें टेंडर दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखकर आशंका भी जताई थी और साजिश के तहत टेंडर रद्द कर
नया टेंडर निकाला गया है। ये भी बाबूलाल मरांडी की ओर से बयान दिया गया है। 10 में से 9 जोन में टेंडर के बाद भी निविदा रद्द की गई। बाबूलाल मरांडी की ओर से यह भी कहा गया है। साथ ही बीजेपी ने झारखंड में चौतरफा लूट का आरोप लगाया है इस उत्पाद नीति के तहत। शराब के लिए ठेके में पहले से कंपनियों का नाम तय किया गया, तो बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की है। छत्तीसगढ़ की कंपनियों के लिए टेंडर की सेटिंग का आरोप लगाया है बाबूलाल मरांडी ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, आज से झारखंड में उत्पाद विभाग की नई नीति के तहत शराब की बिक्री होगी, लेकिन इस नई नीति के सामने आने के बाद ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां बीजेपी इसे चौतरफा लूट बता रही है, वहीं पर जो खुदरा विक्रेता है वो भी इस फैसले से नाखुश है। देखिए, झारखंड में आज से जो शराब बिकेगी एक नई व्यवस्था के तहत बिकेगी, और झारखंड जो सरकार है उसकी एक एजेंसी है झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब एजेंसी के माध्यम से आप लोग जो है शराब बिकेगी और झारखंड में लोग अब शराब का सेवन भी कर पाएंगे। इसमें बात यह कि हर बोतल पर अब QR कोड होगा, मतलब कि आप समझ लीजिए, ऐसे सुना ली कि हर बोतल पर रेवेन्यू सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। उससे ट्रैक किया जा सकेगा कि वास्तव में वो शराब की बोतल बिकी है, नहीं बिकी है, उस पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है। इससे पहले क्या होता था कि जब पुरानी व्यवस्था थी उसमें क्या होता था, QR कोड नहीं था, मतलब कि जितना कोटे का उठाव खुदरा व्यापारियों ने किया उनको उतना पैसा सरकार को रेवेन्यू के तौर पर देना फिक्स है, कोटे के उठाव पर ही देना है उनको। लेकिन जो अपना जो मार्जिन होता था शराब व्यापारी को रेवेन्यू देना है सरकार को, तो कम मुनाफे में भी पहले वो बेच देते थे। लेकिन इस बार व्यवस्था अलग होगी। अब क्या है, 9%, मतलब कहने का ये समझ आइए कि अगर किसी शराब के बोतल पर 100 रुपए का MRP लगा है तो 9 रुपया जो है आपको उस 100 रुपए पर वो जाएगा सरकार के रेवेन्यू के तौर पर, मतलब कि आप उससे कम नहीं हो सकता है, वो 9 रुपया जाएगा रेवेन्यू के तौर पर। मतलब रेवेन्यू पर QR कोड लगा दिया गया, 9 रुपया है। और कुल मिला के एक तरीके से ये करने की कोशिश की गई है कि अभी जो सरकारी व्यवस्था के तहत शराब को जो बेचने की तैयारी, ज्यादा से ज्यादा दुकान खोलने की तैयारी थी, कुल 1564 दुकानों को खोलने की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक चूंकि बहुत जगह बात नहीं बन पाई, दुकान जो घर कहते हैं, दुकान घर कहा जाता है कि प्रीमिसेज होता है, दुकान घर अभी सरकार को करीब 1100 ही मिल पाए हैं। तो 1100 दुकानों में शराब बेचने की कोशिश है कि वहां जितनी शराब की बिक्री होगी वो सरकार के रेवेन्यू में जाएगी। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अब शराब को बेचना भी सरकार की जिम्मेदारी, उससे रेवेन्यू जनरेट करना भी सरकार की जिम्मेदारी, दुकान जो खोलेंगे वो भी सरकार की, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अब तमाम जवाबदेही जो भी, चूंकि आपको ये समझिए कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी उसको कहते हैं जो भी दुकान खुला है और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। जहां झारखंड में 5 प्रमंडल में जहां पर शराब का गोदाम जो है बनाया गया है, वहां से कोटे का उठाव होगा और फिर सीधे वहां से पर जो आपको गोदाम है वहां से जो आपको ला करके दुकानों में रखा जाएगा और सीधे वहां से शराब बिकेगी। जी संजय, सवाल यही है कि अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की ओर से ट्वीट किया गया है कि कुछ खास कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। देखिए, इसमें तो राजनीति तो शुरू से ही हो रही है, जो कि जैसे ही बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ की एक एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आपको झारखंड में झारखंड राज्य खुदरा शराब विक्रेता संघ लगातार ये कह रहा है कि। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपने विदेश दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जर्मनी के अलावा भी वो कई देशों के दौरे पर रहेंगे, लेकिन आज जर्मनी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं, इसे कह सकते हैं साफ तौर पर जो और यहाँ पर कई विदेशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जर्मनी के अलावा भी कई देशों का वो दौरा करेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जर्मनी में, जहां पर लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से उनका एक खास लगाव भी हर वक्त देखा जाता है।
और लोगों की थोड़ी भीड़ देर में भी अपने देखिए आप किस संवाददाता के तरीके साथ से फिर से संपर्क प्रधानमंत्री साधने की नरेंद्र कोशिश मोदी का करेंगे। आपको अभिवादन बता दें, आप करते देख हुए। सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर प्रधानमंत्री आपको बताते चले कि आज बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इसी को लेकर जर्मनी पहुंचे हैं पीएम मोदी। प्रवासी भारतीयों को लेकर भी ये जो उनका दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। डेनमार्क में पीएम मोदी क्वीन मार्गरेट से भी मुलाकात करने वाले हैं इस दौरे के दौरान। इसके अलावा डेनमार्क में पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे और होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरें देखिए जहां पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। लोगों से पीएम मोदी बात भी कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और हाथ जोड़कर किस तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसी के तहत आज पीएम मोदी जर्मनी आए हैं। आज बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। जर्मनी में पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे और 3 मई को पीएम मोदी कोपेनहेगन जाएंगे। पहला डेनमार्क दौरा पीएम मोदी का ये, और डेनमार्क में पीएम मोदी क्वीन मार्गरेट से भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए बच्चों से किस कदर खास लगाव पीएम मोदी का हमेशा दिखता है और तस्वीरों के जरिए भी देखिए जहां पर बच्चों को खास तौर पर वो बच्चों से बात करने पहुंच रहे हैं। और अगली खबर बोकारो से है जहां पर 2 भालू का सफल रेस्क्यू किया गया। पारसमणी के नावाडी गांव से दोनों भालू एक मदारी के पास थे जिन्हें वन विभाग ने बंधक बने होने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उन्हें रांची के बिरसा जू भेज दिया गया। आपको बताते चले कि मेनका गांधी के निर्देश पर 2 भालू का बोकारो से रेस्क्यू किया गया। मेनका गांधी ने बोकारो डीसी को रेस्क्यू के निर्देश दिए थे। सांसद महोदया सुश्री मेनका गांधी के द्वारा सूचित किया गया था कि 2 भालू परसमनी गांव बोकारो में सीज किया गया है। हम लोग के रेस्क्यू टीम भगवान बिरसा जैविक उद्यान और माझी रांची के द्वारा इस गांव में हम लोग आए और दोनों भालुओं को साउंड रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के पश्चात इनको बरवे रेस्क्यू सेंटर और माझी रांची झारखंड में ले जाया जाएगा। और गोड्डा में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा और बारिश से सिकटिया में पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी जिससे पेड़ में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। तो ये बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं जहां पर आंधी बारिश की वजह से सिकटिया में पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी जिससे पेड़ में आग लग गई और आग लगने की वजह से कुछ देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि स्कूटी गर्म होने के बाद धू कर जल भी सकती है और उसमें धमाका भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला बोकारो के बीएससीटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में सामने आया है जहां एक स्कूटी धू कर जल गई और पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। किसी तरह स्कूटी से आग को बुझाया गया। लोगों का इस पर कहना है कि स्कूटी में आग लगने की वजह से बैटरी भी ब्लास्ट हुआ है। और रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में 2 मंचलों ने एड्रेस पूछने के बहाने एक युवती के साथ छेड़खानी की है। विरोध करने पर युवती के साथ हाथापाई भी हुई है। जब मामला बढ़ने लगा तो युवक फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली सहोवक के पास निदान अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया का है। जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में था। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और रांची में कांके थाना क्षेत्र के बोडिया इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। रांची में राशन दुकानदार चोरी छिपे शराब बेच रहे थे। एसएसपी को
इसकी गुप्त सूचना मिली और इसी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि नई शराब नीति की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं और इसी वजह से शराब चोरी छिपे बेची जा रही थी। वहीं ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पंचायत चुनाव है, इसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों ने अलर्ट जारी कर रखा है कि अवैध शराब बेचने वाले लोग, अवैध इलीगल आर्म्स रखने वाले लोगों पर पैनी नजर रखनी है। एक इन्फॉर्मेशन आया हम लोगों का कांके में बोरिया जगह है जहां पर पता चला ये कि किराना की दुकान में ये दारू का बड़े पैमाने पर धंधा ये खोल कर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले से थाना प्रभारी और दिलेश्वर हैं सब इंस्पेक्टर वहाँ और भी छोटे मऊ लोग हैं, ये लोग जो मिलके रेड किया है। और राज्य में सीएनजी गैस की भारी किल्लत है। गैस भराने के लिए रात से ही ऑटो चालकों की लंबी कतार सीएनजी सब स्टेशन के बाहर लगी रहती है। शहर में करीब 1000 ऑटो चालक हैं। सीएनजी गैस की कमी होने पर ऑटो चालकों के रोजगार पर सीधा सीधा असर पड़ा है। ऑटो चालकों से बात की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में सरकार सीएनजी का थीम तो ले आई पर शायद आगे का काम करना भूल गई। ये ठीक अब तस्वीरों में देखिए, आधी रात से ऑटो चालक कतार में लगते हैं, सीएनजी रिफिल करवाने आते हैं और लगातार परेशानी झेल रहे हैं। रात भर कतार में लगते हैं और सुबह की ड्यूटी करते हैं, जिससे ऑटो चालकों का हाल बेहाल है। ये कतार यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि आगे के चौक तक ये कतार जा पहुंचती है, जो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अब चुनौती बन गया है। इस बीच हम बात करेंगे कि ऑटो चालकों से किस तरीके से वो परेशानी झेल रहे हैं, खुद भी और परिवार वालों को क्या परेशानी हो रहा है। परेशानी यही हो रहा है कि गैस हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। घर में भी दिक्कत हो रहा है। इससे पहले हमारे पास पेट्रोल ऑटो था, वो एक्सचेंज करके बोला ये ले लो सुविधा पड़ेगा, तो एक्सचेंज कर दिए। स्क्रैप के भाव में उसको 20,000 25,000 माइनस हुआ। उसके बाद में लेकर के ये गाड़ी फंसे हुए है, इसमें भी वही हाल हो रहा है। लोग कतार में लगल 3 घंटा नंबर में लगे रहते हैं। जब नोजल के पास जाते हैं तो पता चला गैस खत्म हो गया, फिर बोला 2 घंटा बाद गाड़ी आएगी। हम लोगों को कभी कभी 5-6 घंटा लग जाता है। पूरा मतलब कमाने का पूरा कमाई मार खा जाता है। सरकार को पहले ये जो सीएनजी निकाले, तो सरकार को तो पहले ये बोल रहे थे कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है तो सीएनजी निकाले। तो जिससे पोल्यूशन हो रहा है और वो एक्सपायर डेट जो है 15 साल से जो एवब गाड़ी चल रही है, और इस बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था। अभी हाई कोर्ट भी बोला था कि गाड़ी का चेकिंग कीजिए, वो 1 दिन चला, उसके बाद से नहीं चला, कि डीजल गाड़ी बंद करेंगी सरकार। आज तक नहीं बंद हुई। तो चालकों का धंधा मंदा हो गया है, ये आपने भी सुन लिया है। सरकार ने सीएनजी तो इनको दिखा दिया कि किस तरीके से सीएनजी का उपयोग करना है, पर सुविधा देना भूल गई है, जिसके वजह से सीधा सीधा ये आर्थिक तंगी पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और देखिए, नौकरी और रोजगार के बीच फर्क को समझने वाला ही संघर्ष और सफलता के अंतर बखूबी समझता है। राज्य के एमबीए प्रोफेशनल निशांत ने नौकरी छोड़कर रोजगार का जो रास्ता चुना, वह रास्ता आज उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। चलिए मिलते हैं निशांत और उनकी मछलियों से। मछली को शुभ माना जाता है और ये आम इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। ये सोच रांची के रातू के रहने वाले निशांत कुमार और उनके 2 पार्टनर पर पूरी तरह सही साबित होती है। 10 साल निजी कंपनी में काम करने वाले निशांत ने आखिरकार नौकरी छोड़कर 2018 में मछली पालन शुरू किया। इंडोनेशिया से मछली पालन की तकनीक सीखने वाले निशांत फिलहाल 74 बायोफ्लॉक और दूसरी पद्धति से एक दिन में करीब 300 किलो मछली बाजारों में भेज रहे हैं। मुनाफे की बात करें तो एक दिन में इससे करीब 36,000 की बिक्री होती है, जिससे महीने में करीब 11 लाख रुपए की आमदनी होती है। निशांत, एमबीए की डिग्री के बाद सीधे मछली पालन? एमबीए का मतलब ही होता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग कुछ ना कुछ खोज रहे थे कि कुछ नया करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारे स्मॉल स्केल का सोचे, फिर सोचे कि कुछ अलग करते हैं एग्रीकल्चर में। तो उसमें फिशरीज हमें जिसमें बहुत स्कोप था। बायोफ्लॉक दरअसल एक आर्टिफिशियल टंकी होती है, जिसमें 15,000 लीटर में करीब 300 किलो मछली पालन की जाती है। इस एक टंकी पर मछलियों को पालने की लागत हर महीने सिर्फ 1500 रुपए आती है। इन मछलियों को तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लगता है, और जब मछलियां 200 से 300 ग्राम की हो जाती है, तब बाजारों में इनकी डिमांड इनके वजन के हिसाब से तय होती है।
खरीदार भी यहीं से मिलने वाली फ्रेश मछलियों के मुरीद हैं। पालने का विधि सब जो है बहुत न्यू टेक्नोलॉजी से है और मछली का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब भी जरूरत होता है यहीं से आके लेके चले जाते हैं। जो पसंद लगता है घूमते हैं, मछली निकलवाते हैं और खरीद के ले जाते हैं हम लोग। जो मछली पसंद आती है वही जो मछली पसंद आता है वो मिल जाता है हम लोग को। मछली पालन केंद्र में 7 लोगों को जहां प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है, वहीं 40 लोग इससे परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लोग भी शामिल हैं। बिहार से, बेगूसराय से है। यहाँ रोजगार मिला हम लोग के लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज बढ़िया है। यहाँ पे पालन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। जी मैं उड़ीसा से आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी रिज्यूम डाला था, तो उसके आधार पे मुझे रिक्वायरमेंट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। निशांत कई पद्धतियों से मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें आगे बढ़ने की काफी संभावना भी है और शायद यही वजह है कि ये दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी पसंद आ रहा है। स्कोप तो बहुत है क्योंकि डिमांड सप्लाई का बहुत ही गैप है। हमारा सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट जो आंध्रा का है वो पूरे इंडिया को सप्लाई करता है, लेकिन हमें जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोग इस तरफ इस क्षेत्र में आकर्षित हुए और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग। वैसे तो इंडिया में काफी सारी जगह पे ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से हो रहा है कि हम गुजरात से यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आए हैं। हमें वहाँ पे निशांत जी का हेल्प लेके वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो मछली जल की रानी है, लेकिन जल कम हो तब मछली वहाँ रानी कैसे बनकर रहती है, मुनाफा कैसे देती है, शायद यही कुछ यहाँ पर हो रहा है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।